नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आइए आज हम चर्चा कर लेते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में, यानी कि ऊंचाई और दूरी क्या है। पिछली कक्षा में हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में कुछ हमने रिजल्ट्स बताए थे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। उसी में आज आइए हम कुछ चीज़ें जो छूट रही हैं, 5-6 से रिजल्ट्स हैं जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं आज। तो आइए देखते हैं, चूँकि ये मेनली जो है एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही पूरी थियरी, पूरा जो है हाइट एंड डिस्टेंस एक्चुअल में वो डिपेंड है। बट क्या है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत स्पीड से करनी होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस। तो वैसी स्थितियों में क्या होता है कि आप समय से उसको पूरा भी करना होता है, जो कि आप नहीं कर पाते हैं, तो एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस छूट जाते हैं। इसलिए हमको बहुत सारे ट्रिक भी पता होने चाहिए, साथ में साथ कॉन्सेप्ट तो पता ही होने चाहिए। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आइए हम हाइट एंड डिस्टेंस के एक स्पेशल रिजल्ट के बारे में आज बात करते हैं, जिसमें क्या होता है कि यदि कोई टावर है, अगर उस टावर के टॉप और बॉटम से किसी पेड़ की, सपोज किसी पेड़ के शीर्ष को हम देखें, एक बार टॉप से और एक बार बॉटम से, सपोज कोई एंगल क्रिएट होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसकी टावर की हाइट और क्या कहते हैं पेड़ की हाइट के बीच में कुछ रिलेशन होता है, या यूँ कह लीजिए कोई ट्रिक हम बताने वाले हैं और उस ट्रिक को प्रूफ भी करके दिखाएंगे, क्योंकि प्रूफ करने से क्या होगा कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और जब आप समझे रहेंगे तो इसलिए आपके दिमाग में वो चीज़ें फीड हो जाएंगी। तो उसी कड़ी में आइए बात करते हैं, देखते हैं कि रिजल्ट क्या कहता है हमारा। आइए दोस्तों हम देखते हैं इसको कि ये जो हमारा रिजल्ट है कि ये सपोज अगर कोई टावर है और ये कोई बिल्डिंग कह लीजिए या कोई पेड़ है, सपोज सीडी कोई बिल्डिंग है। अब इस टावर के शीर्ष से, इस बिल्डिंग के शीर्ष को हम देख रहे हैं और इस टावर के बॉटम से हम इसको देख रहे हैं। ठीक, 2 पॉइंट से हम इसको देख रहे हैं। तो पहले पॉइंट से यानी कि शीर्ष से, उसके टॉप से जो हम देखते हैं, तो वहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है, यानी कि इसका उन्नयन कोण जो है वो θ1 बन रहा है। और यहाँ जब इसके बॉटम से हम इसके शीर्ष पर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो हमारा θ2, उन्नयन कोण θ2 बन रहा है। ठीक, यहाँ पे टावर की ऊंचाई सपोज कोई ए दिया हो, स्मॉल ए, और बिल्डिंग की ऊंचाई स्मॉल एच दिया हो, तो उस केस में क्या रिलेशनशिप होगा इन सारी चीज़ों के बीच में, θ1, θ2, ए और एच में वो रिलेशन ये होता है। ठीक है, स्मॉल h इज इक्वल टू स्मॉल a cot θ1 अपॉन cot θ1 माइनस cot θ2। ये चीज़ें कैसे आती हैं, आइए इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं। प्रूफ करने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद ये है कि आप इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। साथ ही साथ इसी तरह से क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। अगर डिटेल में आपको सॉल्व करना है तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम पहले इसको प्रूफ करेंगे। ठीक, फिर आपको एज इट इज़ इसको याद करना है। याद करने से ये रहेगा कि क्वेश्चंस में आप इसको डायरेक्टली अप्लाई करके बहुत सारी चीज़ें, अगर इन चारों में से कोई भी 3 दिया रहेगा तो आप चौथा इजीली निकाल सकते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ कैसे होगा। सबसे पहले इन ट्रायंगल ACE में देखते हैं हम। ट्रायंगल ACE में tan θ1 इज इक्वल टू क्या होगा। आप देखिए यहाँ पे ये tan θ1 इस त्रिभुज में अगर देखा जाए तो ये क्या होगा, tan θ1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर इस त्रिभुज में होगा CE, तो हमारा CE परपेंडिकुलर हो गया, और बेस जो हमारा होगा AE। ठीक, बेस AE हो जाएगा और परपेंडिकुलर CE हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से आप देखिए, अगर इस दूरी को सपोज हम स्मॉल x से इंडिकेट कर दें, ठीक है, इस दूरी को BD को अगर हम इफ BD इज इक्वल टू, हालांकि BD ही लिख सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन थोड़ा सा सिंपल दिखने के लिए, आसान दिखने के लिए हम इसको x मान ले रहे हैं। इफ BD इज इक्वल टू x, ठीक है, तो जो BD अगर x है तो AE भी x होगा, इसकी वैल्यू भी x होगी, स्मॉल x। क्यों होगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये बिल्डिंग और ये टावर दोनों क्या है, पृथ्वी के लंबवत खड़े रहेंगे, और जब लंबवत रहेंगे तो दोनों पैरेलल रहेंगे, और दो पैरेलल रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है। तो BD इज इक्वल टू AE हो जाएगा, क्योंकि ये
क्या है, CD और AB दोनों पैरेलल लाइन है और इनके बीच की दूरी हर जगह बराबर होगी, तो इसलिए BD इज इक्वल टू AE हो जाएगा। ठीक, दूसरी चीज ये है कि CE की वैल्यू कितना होगी। अच्छा एक चीज और, AB की वैल्यू A माना हमने, यहां से लेकर के ये दूरी A है, तो ये हॉरिजॉन्टल हम चलेंगे तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो यहां पे यानी कि क्या हो जाएगा, ED भी AB के बराबर होगा। ED इज इक्वल टू AB। ठीक, ED जो होगा वो AB के बराबर होगा और AB की वैल्यू कितना हमने माना है, स्मॉल a, तो इसलिए ED की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल a हो जाएगी। ये दो चीजें हमने निकाल ली। ठीक, तो ED की वैल्यू अगर स्मॉल a हो गई, ठीक है, और ये पूरी वैल्यू जो है हमारी दी हुई है स्मॉल h। ठीक, स्मॉल h दी हुई है जिसमें से ED की वैल्यू क्या है, स्मॉल a है, तो CE की वैल्यू कितना हो जाएगी, h में से a घटा देंगे तो वो हो जाएगा, यानी कि CE इज इक्वल टू क्या होगा, CD माइनस ED, और CD का की वैल्यू h है, स्मॉल h, और ED की वैल्यू हमने निकाला है a, तो h माइनस a, ये CE की वैल्यू हो जाएगी। इन तीनों का यूज होने वाला है, इसलिए हमने तीनों पहले क्लियर कर दिया। अब आइए tan θ1 में हम देखते हैं, tan θ1 इज इक्वल टू CE अपॉन AE, और CE की वैल्यू हमने जो निकाली है यहाँ से h माइनस a, स्मॉल h माइनस स्मॉल a, और AE की वैल्यू हमने निकाली है कितना, स्मॉल x, यहाँ पे आप स्मॉल x लिख सकते हैं, tan θ1। ठीक, अब यहां से स्मॉल x की वैल्यू अगर आप निकालें तो ये हो जाएगा h माइनस a इंटू कॉट θ1। ठीक, x इज इक्वल टू h माइनस a कॉट θ1, ये इक्वेशन नंबर, क्योंकि ये tan नीचे आएगा, h माइनस a अपॉन tan θ1, tan θ1 जब नीचे रहेगा उसको ऊपर ले जाएंगे तो ये cot θ1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 इसको मान ले। ठीक, दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं, दूसरे ट्रायंगल में ये हम हटा दे रहे हैं, यहाँ से आप देखिए सेकंड जो है ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BCD में देखेंगे tan θ2 इज इक्वल टू CD बटे BD, और CD की वैल्यू हमने मानी है स्मॉल h और इसकी वैल्यू हमने मानी है x, स्मॉल x। ठीक है, तो यहां से वो हो जाएगा x इज इक्वल टू h cot θ2, ये इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या है देख रहे हैं आप, इसकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है। यदि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी। कहने का अर्थ ये है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं h माइनस a cot θ1 इज इक्वल टू h cot θ2, क्योंकि एक साइड ये x है और ये x है, बराबर है लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड को हमने डायरेक्टली दोनों इक्वेशन से लिख दिया कि h माइनस a cot θ1 इज इक्वल टू h cot θ2। ठीक, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं, अब बस कुछ करना नहीं है, इसी को h वाले टर्म्स को एक साथ कर लेंगे और a वाले टर्म को अलग कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, यहां से आप देखेंगे, यहां पे आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो h cot θ1 माइनस a cot θ1, यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, बस cot θ1 का कोष्टक के अंदर के दोनों टर्म से गुणा कर दिया, तो cot θ1 h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो h cot θ1 और a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे a cot θ1, और राइट हैंड साइड तो एज इट इज रख लेते हैं। ठीक, h इज इक्वल टू h cot θ2। ठीक, अब यहां से आप देखिए इसको इधर ले आते हैं, राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट में लाते हैं और इस टर्म को उधर ले जाते हैं, तो यहां से आप देखिए h cot θ1
और ये इधर आएगा माइनस, चूंकि इक्वेशन के एक तरफ से टर्म कोई दूसरी तरफ ले जाते हैं तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका अर्थ ये है कि ये प्लस है, ठीक है, और माइनस अगर रहता है तो माइनस लिखा जाता है। जैसे कि इस टर्म के सामने माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये टर्म निगेटिव है इस साइड में। अब ये उधर जब जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। बहरहाल इसको इधर लाते हैं, h cot θ2 हो जाएगा और इस टर्म को उधर ले जाएंगे इक्वल बराबर साइन के उधर, तो ये प्लस हो जाएगा a cot θ2 सॉरी θ1। ये यहाँ तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं, बस कुछ नहीं करना है, यहीं से आपको h कॉमन ले लेना है। कोष्टक के अंदर हो जाएगा cot θ1 माइनस cot θ2 इज इक्वल टू a cot θ1। अब यहाँ से आप कुछ देख रहे हैं, आप यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसी टर्म को डिवाइड में कर देना है तो ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ से बहुत इजली h इंटू ये कोष्टक के अंदर ये पूरा टर्म है, यही टर्म लिखा हुआ है cot, ये पूरा cot θ1 माइनस cot θ2 ये पूरा टर्म है, इसको h के साथ नीचे इसको डिवाइड कर देंगे दूसरे टर्म के साथ तो ये आ जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि ये प्रूफ हमको जो करना था वो हमने कर दिया। अगर दोनों टावर और बिल्डिंग की ऊंचाई दी हुई हो और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो दिया हो, दोनों एंगल उन्नयन कोण दिए हो, तो उस केस में जो संबंध होगा कोण और ऊंचाइयों का वो यही होगा। अब क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है कि कोई इसमें 3 टर्म्स दिए हो, यानी कि देखिए 3 वेरिएबल इसमें आ रहे हैं, 4 वेरिएबल सॉरी, θ1 θ2 a और h, ये 4 वेरिएबल आ रहे हैं। इसमें से 3 की वैल्यू दी रहेगी और कोई एक आपको निकालना रहेगा। आप इस पूरी प्रक्रिया चलते हुए तब इस रिजल्ट पे पहुंचेंगे। आप स्पेशल केस में ऐसे करते चले जाएंगे तो आपको निकल जाएगा, लेकिन आप चाहेंगे तो डायरेक्टली इस रिजल्ट में रख देंगे उसको, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप बहुत डिटेल में क्वेश्चंस को लगाएं, इसलिए आपको ये एज इट इज़ याद करना पड़ेगा कि अगर इस टाइप से कोई फिगर बन के आता है या इस टाइप से प्रश्न में कुछ दिया रहता है तो इस इक्वेशन से या इस रिजल्ट से हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये था। आगे आइए एक रिजल्ट और हम देखते हैं। आइए देखते हैं एक और हमारा रिजल्ट ये है कि अगर सपोज ये 2 बिल्डिंगें हैं, ठीक है, इसमें ये कोई बिल्डिंग है CD, कोई बिल्डिंग CD है जिसकी ऊंचाई h2 है। इसी तरीके से कोई बिल्डिंग है AB जिसकी ऊंचाई हमने माना है कैपिटल H1 है, ठीक है। दोनों बिल्डिंगों के बीच की दूरी अगर x है, स्मॉल x दिया हो, ठीक है, और एक बिल्डिंग के टॉप से दूसरे बिल्डिंग के बॉटम को देखा जाए तो वो एंगल जो इन डिप्रेशन यहाँ बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से लेकर ये नीचे बनेगा, या यहाँ से कह लीजिए कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो बनेगा वो थीटा है। इसी तरीके से दूसरे बिल्डिंग के टॉप से पहली बिल्डिंग के बॉटम को देखते हैं तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या डिप्रेशन जो है वो एंगल अल्फा बन रहा है, ठीक है। उस केस में इन 4 वेरिएबल्स में यानी h1 h2 थीटा एंड अल्फा, इसमें क्या रिलेशनशिप होगा ये हम देखेंगे, ठीक है। एक तो रिलेशनशिप ये बन जाएगा, ठीक है, h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू tan अल्फा अपॉन tan थीटा, ये निकल जाएगा। दूसरा केस ये जो हमने लिखा हुआ है, अगर उनके बीच की दूरी स्मॉल x हो और एक क्राइटेरिया फुलफिल हो कि अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री अगर हो तो उस केस में क्या होगा, हमारा उनके बीच की दूरी और दोनों ऊंचाइयों के बीच का जो संबंध होगा x इज इक्वल टू अंडर रूट h1 इंटू h2 हो जाएगा। अब आइए इसको प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। इसको हम प्रूफ करते हैं। देखिए कैसे ही आता है। सबसे पहले हम ट्रायंगल, इन ट्रायंगल त्रिभुज ABD में लिखेंगे ABD,
ट्रायंगल ABD में हम अगर लेंगे तो यहाँ पे आप देखिए ये है, ये यहाँ से लेकर के ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर जो हमने माना है वो H1 है, ठीक, और इसका बेस जो हमने माना है वो स्मॉल x, ठीक, और जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है यानी कि उन्नयन कोण जो है वो अल्फा माना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें देखिए tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी H1 बटे बेस x, ठीक। ये इक्वेशन नंबर 1 मान ले इसको, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से इन ट्रायंगल इस त्रिभुज में अगर हम देखें तो BCD में अगर आप देखें tan थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है उन्नयन कोण वो थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी H2 बटे बेस तो सेम है x, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। समीकरण 1 में समीकरण 2 से हम भाग दे रहे हैं, तो देखिए क्या आता है। यहां से आप देखिए tan अल्फा बटे tan थीटा, एक इक्वेशन का दूसरे इक्वेशन में भाग देने का अर्थ ये होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों टर्म्स रहेंगे, दोनों इक्वेशंस के, उनका आपस में डिवीजन मतलब वो डिवाइड हो जाएंगे और राइट हैंड साइड वाले आपस में डिवाइड हो जाते हैं। ये इक्वेशन के डिवीजन का एक रूल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें लेफ्ट को राइट से कर दिया या राइट को लेफ्ट से कर दिया, ऐसा नहीं है। लेफ्ट वाला लेफ्ट को डिवाइड करेगा, राइट वाला राइट को डिवाइड करेगा दोनों इक्वेशंस में, ठीक है। तो वही हम कर रहे हैं। अगर इक्वेशन 1 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो tan अल्फा अपॉन इधर वाला इधर डिवाइड होगा, उधर वाला उधर डिवाइड हो जाएगा, यानी H1 बटे x और कुल के बटे H2 बटे x, ठीक है। यहां से x से एक कट जाएगा तो हमारा ये आ जाएगा tan अल्फा बटे tan थीटा H1 बटे H2। ये एक रिजल्ट निकल करके आ गया, बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है जो हमने ये लिखा हुआ है, क्योंकि कई बार आपको इस सारे प्रोसेस करने से बेहतर है बस डायरेक्टली जो हमारा दिया हुआ है, अगर अल्फा सपोज अल्फा इज इक्वल टू सपोज दिया हुआ 45 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ 30 डिग्री और इनमें H1 और H2 में से कोई एक मान दिया हो और दूसरे का पूछे, फटाक से इसी इक्वेशन में हम रख देंगे और हमारा रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत रोचक सब्जेक्ट है ये। इसमें बस ये है कि आप देखते जाइए, बस सारा खेल क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो बेसिक हमने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसी का खेल है। और उसमें भी खास तौर से tan और cot, ये दो रेशियो का खास तौर से ज़्यादा यूज़ होता है। कहीं कहीं हम देखते हैं कि साइन और कॉस का यूज़ होता है, बहरहाल एक देखा जाएगा tan का सिर्फ यूज़ होता है, tan का और जो उल्टा होता है वो cot होता है। तो यहाँ पे आप बस एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और राइट एंगल, हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल सेलेक्ट कर लेते हैं, उसी में उसको अप्लाई करके सारे के सारे सूत्र, सारे रिजल्ट को हम इजिली प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक ये प्रूफ करके दिखा दिया। अब दूसरा वाला आप देखिए कैसे आता है, x इज इक्वल टू H1 अंडर रूट H1 H2 कैसे आता है, आइए देखते प्रूफ इसका। आप देखिए सेकंड प्रूफ में बहुत ही सिंपल है ये, यहां पे हमने दिया हुआ है प्रूफ, आप देखिए इसके प्रूफ में देखिए बहुत सिंपल है ये। यहां पे दिया हुआ है, कुछ करना नहीं है, अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ हो, ठीक है। यहां से अगर आप चाहें तो अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब बस सेम प्रोसेस जैसे हमने पिछले उसमें सॉल्यूशन में पिछले प्रूफ में किया था, बस वही tan थीटा से tan अल्फा से हम अप्लाई करेंगे, देखते हैं कैसे आता है। देखिए इन ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू, इन ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू इन ट्रायंगल ABD tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा हमारा H1 बटे x, ठीक।
और tan अल्फा की वैल्यू हमने बताया है, अल्फा का मान जो है वो 90 माइनस थीटा, यानी कि tan 90 माइनस थीटा इसको लिख सकते हैं अल्फा को, इज इक्वल टू h1/x। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप और सिंप्लीफाई अगर करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। इसको आप लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा को cot थीटा इज इक्वल टू h1/x। ठीक, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, cot थीटा इज इक्वल टू h1/x। ठीक, इसी तरीके से हमने अभी अल्फा वाला लेके चला था। अब आइए हम इस ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल BCD, इसमें हम देखेंगे tan थीटा, डायरेक्टली इसमें हम लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी h2/x। ठीक है, इसको अगर हम रिवर्स कर दें तो cot थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cot थीटा इज इक्वल टू x/h2, क्योंकि अगर इसको हम 1/tan थीटा करेंगे तो वो cot थीटा हो जाएगा, और जब 1 इधर करेंगे तो इधर भी 1 करना पड़ेगा, यानी 1/h2/x, और वो जब 1/h2/x करेंगे तो वो उलट जाएगा, x ऊपर चला जाएगा और h2 नीचे आ जाएगा, तो cot थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है, तो राइट हैंड साइड आपस में बराबर होगी, यानी डायरेक्टली आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से आप क्या करेंगे, सीधे आप लिख सकते हैं h1/x बराबर x/h2। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे जब, तो इसका x का x में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x² इज इक्वल टू h1h2। ठीक, यहाँ से आप x इज इक्वल टू ले सकते हैं √h1h2। ये हमारा निकल के आ गया। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था। ये एक स्पेशल केस दिया हुआ जब दोनों एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का सम जो है वो 90 डिग्री, यानी कि दोनों एंगल जो दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। उस केस में जो हमारा उनके बीच की दूरी होती है, दोनों टावर या दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरी, वो अगर h1 और h2 दी हुई हो तो वहाँ पे वो दूरी का मान कितना होगा, √h1h2 होगा। तो ये हमारा सेकंड रिजल्ट था। आइए अगला देखते हैं, इसमें एक और ये एक हमारा रिजल्ट है कि यदि दो बिल्डिंग या दो टावर हमारे दिए हुए हों, AB और CD, ये दो टावर दिया हो, ठीक है, और क्या करें कि एक टावर के शीर्ष से दूसरे टावर के बॉटम को अगर हम देखते हैं तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो बनता है वो θ2। इसी तरीके से पहले टावर के शीर्ष से दूसरे टावर के बॉटम को जो हम देखते हैं तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो बनता है वो θ1 बनता है। यहाँ पे एक चीज़ आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों बराबर ही होता है, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे यहाँ पे θ1 है, एक्चुअल में ये एंगल यहाँ से मेजर होता है, तो ये एंगल जो बनता है वो θ1 होगा, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के बराबर होता है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती है, तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हमने बताया था वो आपस में इक्वल होते हैं, तो ये हो जाएगा। इसलिए हम डायरेक्टली उसको बोलते हैं कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज इक्वल टू θ1 और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दूसरा जो है वो θ2 हो जाएगा। ठीक है, बहरहाल उसमें न जाते हुए हम ये कह रहे हैं कि इस तरीके के दो टावर दिए हुए हों, ठीक है, तो ये जो लाइन ऑफ क्या बोलते हैं इसको, ये दोनों लाइनें जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उस बिंदु की ये पृथ्वी के धरातल से, उसके सतह से ऊंचाई अगर स्मॉल h है तो इसमें क्या रिलेशन होगा, दोनों बिल्डिंग की ऊंचाई और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पृथ्वी की जो ऊंचाई है उसके बीच का क्या संबंध होगा, ये हमने निकाला है। h इज इक्वल टू 1/h इज इक्वल टू 1/h1 प्लस 1/h2। ठीक है, अब इसका प्रूफ आप देखिए कैसे ये निकल करके आता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और मान लीजिए, थोड़ा हम प्रूफ के लिए मानते हैं कि सपोज ये हमारा ABCD और ये हो गया हमारा, ये पॉइंट अगर E है और ये F है। ठीक है, अगर ये दूरी हम मान लें थोड़ी देर के लिए स्मॉल x प्रूफ करने के लिए और ये स्मॉल y। ठीक है, अब आप देखिए
इसमें प्रूफ कैसे हम करेंगे? देखिए बहुत इजी प्रूफ है। आप यहां से देखिए इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल प्रूफ आप इसका देखिए, इसमें हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का की कैरेक्टरिस्टिक का यूज करेंगे। उसकी जो क्राइटेरिया होती थी कि दो ट्रायंगल कब सिमिलर कहे जाएंगे, यानी देखने में जब दो ट्रायंगल का फिगर एक जैसा होता था तो उस तरह के ट्रायंगल्स को हम क्या कहते थे? उन दोनों ट्रायंगल्स कहते थे कि समरूप है या सिमिलर है। ठीक है, यहाँ पे हम उसी क्राइटेरिया में यूज करेंगे कि यहाँ पे जो एंगल्स होंगे वो आपस में, देखिए पहला है इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल DEF में देखेंगे। ठीक है, इस बड़े वाले त्रिभुज में और इस छोटे वाले त्रिभुज में आप देखिए क्या होगा। यहाँ पे दोनों ट्रायंगल इस तरीके के त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, और ये लाइन ऐसे होगी। ठीक, यहाँ पे आप देखिए ये त्रिभुज क्या होता है, इस बड़े वाले त्रिभुज के सिमिलर होता है। उसकी वजह ये है कि ये लाइन पैरेलल होती है तो ये एंगल इसके बराबर होता है और ये एंगल जो है तो दोनों में कॉमन ही रहेगा और ये एंगल जो होगा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ठीक, तो इस तरह से तीनों ट्रायंगल, सारे तीनों एंगल जो है बराबर हो जाएंगे। तो वो बाई ए क्राइटेरिया वो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ये वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे। अब जब सिमिलर होते हैं तो आप जानते हैं रेशियो ऑफ साइड्स जो होता है वो इक्वल होता है। बस कुछ नहीं करना, हम उसी क्राइटेरिया की यूज करेंगे। ट्रायंगल ए आर सिमिलर, ट्रायंगल हम डायरेक्टली लिख रहे हैं त्रिभुज ABD और EFD दोनों क्या है, सिमिलर है, समरूप है एक दूसरे के। ठीक है, तो क्या होगा देन, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे लिखना है y बटे y प्लस x, यानी x प्लस y बराबर h बटे कैपिटल H1। ठीक, कैसे आया देखिए, इस त्रिभुज में किस भुजा, ये जो है इस बड़े वाले त्रिभुज में इसकी भुजा का रेशियो, ठीक, छोटे त्रिभुज की भुजा का रेशियो, छोटी त्रिभुज की भुजा बटे बड़े त्रिभुज की भुजा, इनका रेशियो जो होगा ये फिर छोटे त्रिभुज की भुजा और बड़े त्रिभुज की भुजा, इनका रेशियो आपस में बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से आप देखिए इसको अगर उलटना चाहे तो उलट ले तो कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस वाई ऊपर कर दे, हालांकि इसकी बहुत आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी कर देते हैं। तो y x प्लस वाई बटे y बराबर h1 प्लस h1 बटे h, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले अगर हम, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से त्रिभुज उधर के ट्रायंगल्स लेंगे CBD, त्रिभुज CBD एंड त्रिभुज त्रिभुज FBE आर सिमिलर। अगर ये सिमिलर हैं तो क्या होगा, फिर वही चीज सेम हमें यूज करना है, x बटे x प्लस वाई, छोटे त्रिभुज की भुजा यानी कि x हो गई, बड़े त्रिभुज की भुजा x प्लस वाई हो गई बराबर छोटे त्रिभुज की भुजा स्मॉल h बटे बड़े त्रिभुज की h2। यहाँ से अगर उलटना चाहे फिर से उलट सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई बटे x बराबर, ये हो जाएगा हमारा h2 बटे h, इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से अगर हम देखें तो क्या होगा, या तो ना उल्टे तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा जटिल ये हो जाएगा। इसी को डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और यहाँ से
कुछ नहीं करना है क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाएगी। आप डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हैं, फिर चूंकि थोड़ा सा ऐड करने में आसानी होगी। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एक दो को जोड़ देंगे। ऐड करने में क्या होता है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एक और दो को जोड़ेंगे तो इधर से देखिए y अपान एक्स प्लस वाई प्लस एक्स अपान एक्स प्लस वाई, तो ये जब दोनों जोड़ेंगे तो x प्लस वाई बटे एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक, जब हर बराबर होता है तो डायरेक्टली अंश वाली चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं और हर जो कॉमन होता है वही हर लिख दिया जाता है। ठीक है, यहाँ से आप देखिए इसको और इसको हमने जोड़ दिया, अब इस साइड को भी जोड़ें तो ये हो जाएगा h बटे h1 प्लस h बटे h2। यहाँ तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। ये जब कैंसिल, दोनों ऊपर नीचे बराबर है तो कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी और इधर हमारा h कॉमन अगर हो जाएगा तो 1 बटे h1 प्लस 1 बटे h2। यहाँ से h को नीचे डिवाइड कर देंगे जब, तो ये हमारा इक्वेशन यही निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, h को डिवाइड करेंगे तो 1 बटे h हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आ जाएगा 1 अपान h1 प्लस 1 अपान h2। तो ये हमारा एक थ्योरम ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, इसका यूज़ करके भी आप जब क्वेश्चंस में दिए रहे हैं तो इसका यूज़ करके आप सीधे आंसर निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं एक और रिजल्ट हमारा है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये कोई बिल्डिंग दी हुई हो, सी बी कोई बिल्डिंग है और उसके ऊपर कोई झंडा लगा हुआ हो, सी डी कोई झंडा है किसी बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, और पृथ्वी पर किसी पॉइंट से हम उस झंडे के शीर्ष को, एकदम टॉप को देखते हैं। ठीक है, तो हमारा कुछ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बनेगा। ठीक है, उन्नयन कोण कुछ बनेगा। इसी तरीके से उस झंडे के बॉटम को, यानी एकदम तली, वहाँ पे जो निचला वो पॉइंट है झंडे का, ना कि बिल्डिंग का। झंडा क्या है, बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है और उस झंडे को हम एक बार शीर्ष पे देखते हैं तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो हमारा बनता है वो θ2 बनता है। ठीक, और अगर हम उसके बॉटम को देखते हैं, झंडे के बॉटम को, तो हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो बनता है वो θ1 बनता है। ठीक, उस केस में क्या है, अगर झंडे की ऊंचाई और बिल्डिंग की ऊंचाई, ठीक है, कुछ हमने मान लिया, ठीक, तो उसके बीच का क्या रिलेशन होगा, झंडे की ऊंचाई अगर हमको निकालना हो तो इस सूत्र से बिल्डिंग की ऊंचाई और θ1 θ2 की वैल्यू दी हुई हो तो हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए सूत्र को हम पहले प्रूफ करेंगे, फिर आप इसको याद करने का प्रयास करेंगे। देखिए कैसे होता है। पहले आप क्या करिए, इन ट्रायंगल, ये सब सूत्र बहुत ही इजी हैं, बट हम चूंकि क्वेश्चंस अभी प्रैक्टिस नहीं करा रहे हैं, इसीलिए इन सारे फार्मूलों को ही इम्प्रूव करके आपको बहुत उसका फैमिलियर बनाना, ताकि आप उसको बहुत, आपके लिए वो बहुत आसान हो जाए कि किस तरीके से कोई सूत्र प्रूव हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपको दिमाग में पूरा खाका वो रहना चाहिए। ठीक, फिर उससे क्या होगा, जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप इजीली उसको अप्लाई कर पाएंगे और क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में आप देखिए क्या होता है, tan θ1 इज इक्वल टू tan θ1 इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर। इस त्रिभुज में अगर देखिए परपेंडिकुलर क्या होगा, A होगा, और इसको अगर हम मान ले थोड़ा देर के लिए स्मॉल x। ठीक है, क्योंकि AB लिखना थोड़ा सा सही नहीं लगता है, शॉर्ट फॉर्म में x हम मान ले रहे हैं, तो परपेंडिकुलर बटे बेस यानी कि x। यहाँ तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर आप थोड़ा सा x को हटाना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a cot θ1। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक, इसी तरीके से इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD में देखिए tan θ2 इज इक्वल टू क्या होगा, tan θ2 इज इक्वल टू होगा,
ये पूरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। बी डी जो है ये बी डी पूरा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस तो हमारा एक्स रहेगा ही, ठीक है। तो बी डी की वैल्यू कितनी होगी, ये स्मॉल ए की वैल्यू, सी बी की वैल्यू जो स्मॉल ए है और झंडे की ऊंचाई हमने स्मॉल एच मानी है, तो इस पूरा बी डी की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस एच हो जाएगी, ठीक। तो tan θ2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि ए प्लस एच और बटे नीचे x हम लेंगे, ठीक है। यहाँ से आप देखिए अगर इसको सिंप्लीफाई करिए तो x इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस एच और ये नीचे से ऊपर हो जाएगा cot θ2। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड x है, लेफ्ट हैंड साइड x, ठीक। दोनों में आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, ठीक है। तो यहां से अगर लेफ्ट बराबर है तो राइट भी बराबर होगा। आप सीधे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से। यहां से देखिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को 2 से देखते हैं। इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन 2 में लेफ्ट हैंड साइड ये दोनों आपस में बराबर है, तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ से a cot θ1 इज इक्वल टू a प्लस एच cot θ2। यहाँ तक कुछ कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आप बस a वाला टर्म एक साथ कर लीजिए, बाकी वो हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये a cot θ1 इज इक्वल टू a cot θ2 प्लस h cot θ2, ठीक। यहाँ से आपको a वाला एक तरफ कर लेंगे और ये हो जाएगा हमारा a cot θ1 माइनस cot θ2 इज इक्वल टू h cot θ2, ठीक। अब ये चीज़ आपका ये आ गया ऊपर और h का ये cot θ2 से डिवाइड कर देंगे दूसरी तरफ, तो ये हमारा यहाँ से निकल करके ये आ जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे ये देखिए यहाँ से हम ये चीज़ पे पहुँच जाएंगे इजीली। यहाँ पे cot θ2 से डिवाइड कर देंगे तो h इज इक्वल टू आ जाएगा cot θ1 माइनस cot θ2 अपॉन cot θ2 इंटू a, ठीक है। तो ये हो गया संबंध, ये एक प्रूफ रिजल्ट था। इस तरीके से ये हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर हमारा यही खत्म होता है। इससे प्रैक्टिस सेट से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। बाकी जो हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो पिछली कक्षाओं पिछले एग्जाम्स में जो भी प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों को एक एक करके इससे बेस्ड जो भी होंगे अब तक परीक्षाओं में पूछे गए सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगला जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, जो कि हम अगली कक्षा में बताएंगे। धन्यवाद।